नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 मई सन 2026 आज यानी 1 मई को प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है, जो दुनिया भर के श्रमिकों के संघर्ष, अधिकारों और योगदान को समर्पित है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विजन 2047 हरियाणा में रात को काम करने वाली महिलाओं को घर छोड़ेगी पुलिस, सीएम ने दिए बड़े सुधारों के निर्देश। हरियाणा में अब कारोबार करना होगा आसान, नियमों में ढील की तैयारी। महेंद्रगढ़ जिले की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, बसों में तीर्थ स्थलों व लंबे रूटों की मांग होगी पूरी। हरियाणा के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, टैब योजना फिर से हुई प्रारंभ। हरियाणा विधानसभा स्पीकर की मेहनत रंग लाई, इस शहर में रिंग रोड के साथ बनने जा रही है सर्विस लेन। हिसार में HSVP का बड़ा एक्शन, 44 दिनों तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माणों पर चलेगा पीला पंजा। 5 गांव को लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटों से मिलने जा रहा है छुटकारा, यहां पर बनेगा नया सब स्टेशन। अब निखरेगी खिलाड़ियों की प्रतिभा, हरियाणा के इस जिले को मिली 18 नई खेल नर्सरियां 1 मई यानी आज से होंगी शुरू। हेलीकॉप्टर से पहली बार एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च, जरूरत पड़ने पर हवा में टारगेट भी बदला जा सकता है। DRDO व नेवी का सफल परीक्षण। ISC और ICSE रिजल्ट 2026 हुए जारी, 10वीं में 98% तो 12वीं में 99% स्टूडेंट पास। और ईरान बोला होर्मुज से भारतीय जहाजों के गुजरने पर रोक नहीं, 10,000 भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने अचानक करवट बदल ली। करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में तेज बारिश के साथ ओले पड़े, तो वहीं सोनीपत, पानीपत, कैथल और पंचकुला में दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विभाग ने यमुनानगर में भी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया था। तो वहीं दिल्ली, चंडीगढ़ बेल्ट के कई जिलों में बादल छाए रहे, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। इसके अलावा गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, अंबाला समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 5 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंधी व अंधड़ की संभावना भी जताई गई है। उधर मौसम विशेषज्ञों ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे तेज आंधी, बिजली गिरने और बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहें। मौसम में हुए इस बदलाव से अगले 2 से 3 दिनों में हरियाणा में तापमान में कमी देखी जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के तहत सेवा, पुलिस और जेल विभाग द्वारा तैयार किए गए अल्पकालिक कार्य योजना के रोड मैप की विस्तार से समीक्षा की और इसमें और सुधार के लिए सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विजन 2047 के अंतर्गत साइबर अपराध को पूरी तरह से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। रात में काम करने वाली महिलाओं को उनके घर तक छोड़ने के लिए एक नई योजना भी बनाई जानी चाहिए। इसके लिए महिलाएं पोर्टल के माध्यम से पुलिस को सूचित करेंगी। वहीं अपराध पर अंकुश लगाने और अपराध दर को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायल 112 की सुविधा को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा तथा नए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए बैंक कर्मचारी क्राइम सेल में बैठेंगे। जब भी उन्हें किसी अपराध के संबंध में कोई कॉल प्राप्त होगी तो संबंधित बैंक खाते को तत्काल बंद कर दिया जाएगा, जिससे अपराध पर अंकुश लगेगा। वहीं बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए इस संबंध में जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। साथ ही परामर्शदाताओं यानी काउंसलर्स की भी नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहाबाद में एक नई जेल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद पंचकुला और चरखी दादरी में भी एक नई जेल बनाई जाएगी। वहीं महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा और गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद और रोहतक में SC व BC श्रेणियों के लिए 6 नए छात्रावास बनाए जाएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नागरिक क्लब भी बनाए जाएंगे। इस तरह सामाजिक अवधारणा पर बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार प्रदेश में कारोबार और निवेश बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर नियमों को आसान बनाने जा रही है। इसके तहत सरकार एक नया ओमनिबस बिल लाने की तैयारी में है, जिससे अलग अलग विभागों के जटिल नियमों को एक ही कानून में सरल तरीके से शामिल किया जाएगा। सरकार का मकसद है कि उद्योग लगाने या फिर बिजनेस शुरू करने में लोगों को कम दिक्कत हो, कम कागजी कार्रवाई करनी पड़े और मंजूरी जल्दी मिले। सरकार अब 30 दिन के अंदर अंदर मंजूरी देने का लक्ष्य तय कर रही है। एक ही प्लेटफॉर्म यानी सिंगल विंडो से सभी मंजूरी मिल जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम से
पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। राज्य के करीब 70% क्षेत्र में अब जमीन के उपयोग यानी CLU की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। बाकी क्षेत्रों में भी CLU को ऑटोमेटिक करने की तैयारी है। वहीं मकान या फैक्ट्री के कब्जा प्रमाण पत्र के लिए कई NOC खत्म होंगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। वहीं प्लाट को बांटना, ट्रांसफर करना और सब लीज आसान होगी। बिना ज्यादा अनुमति के बिजनेस गतिविधि बदली जा सकेंगी। राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत खुद की घोषणा देकर काम शुरू किया जा सकेगा। शुरुआती समय में सरकारी निरीक्षण कम होंगे। सरकार पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को सुधारने के लिए भी 500 करोड़ रुपए का फंड बनाने जा रही है। इससे इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें सुविधाएं बेहतर होंगी। कई अनावश्यक रूप से लाइसेंस खत्म किए जा रहे हैं। आगे और नियमों को आसान बनाया जाएगा। नगर निगम गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों पदों पर होने वाले चुनाव को अब स्थगित कर दिया गया है। इसके पीछे मेयर राजरानी मल्होत्रा की तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है। वहीं बुधवार शाम को चुनाव स्थगन को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर साफ कहा था कि वह प्रयास करेंगे कि इस चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि वह तैयार नहीं है। चुनाव स्थगित होने से गुरुग्राम की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। वहीं पार्षदों की माने तो इस चुनाव को लेकर उन्हें कोई समय नहीं दिया गया। बस 2 दिन पूर्व सूचना दी गई कि सदन की बैठक के दौरान चुनाव होंगे। ऐसे में वह किसी भी तरह से तैयार नहीं है। हालांकि अभी चुनाव की अगली तारीख निश्चित नहीं की गई है। वहीं सूत्रों की माने तो चुनाव की तारीख डिक्लेयर होते ही कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के खेमे के पार्षदों में भी हलचल बढ़ गई है और वह मंत्री आवास पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि मार्च 2025 में नगर निगम चुनाव के बाद से सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के पद का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मार्च महीने में आदेश देकर 8 सप्ताह में चुनाव करवाने के लिए कहा था। यह समय अब 5 मई को पूरा होने जा रहा है। अब देखना होगा कि ये दोनों पदों को भरने के लिए चुनाव अब 5 मई से पहले हो पाते हैं या फिर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जाती है। हिसार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। HSVP के SDO राम प्रसाद ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए शहर के विभिन्न सेक्टरों में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। यह कुल 44 दिन का शेड्यूल बनाया गया है। सभी सेक्टरों में 3 से 4 दिन का शेड्यूल बनाया गया है। आदेशों के अनुपालन में JCB से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सेक्टर में लोगों द्वारा बनाए गए उन अवैध स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है, जिससे आमजन को आने जाने में असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस निर्माण से विभाग को सीवर, वाटर सप्लाई व मेंटेनेंस का कार्य करने में दिक्कत आती है, उसको हटाया जा रहा है। हरियाणा के करनाल जिले से आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यह रिंग रोड प्रोजेक्ट के सर्विस लेन हिस्से को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है किसानों का धरना अब समाप्त हो गया है। इस मामले को सुलझाने के लिए करनाल शुगर मिल में किसानों और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण के बीच एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण ने किसानों को इस मामले में अब तक हुई प्रक्रिया के बारे में बताया और उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए करनाल रिंग रोड के साथ साथ एक सर्विस लेन का निर्माण कार्य किया जाएगा। विधानसभा स्पीकर ने बताया कि किसानों की प्रमुख मांग रिंग रोड के साथ सर्विस लेन के निर्माण की थी। नेशनल हाईवे पर मिलने वाली लेन जैसी यह एक ऐसी सुविधा थी जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के ओरिजिनल प्रपोजल डिजाइन में शामिल नहीं थी। NHAI ने अब इस प्रोजेक्ट के लिए सड़क के पास और जमीन लेने की मंजूरी प्रदान कर दी है। हरविंदर सिंह कल्याण ने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से करनाल जिला विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र में निरंतर विकास कार्यों को पूरा करने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 700 करोड़ के बजट से खरीदे गए 5 लाख टैबलेट पर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो टैब निष्क्रिय पड़े हैं, अब ये टैब फिर से विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। सरकार द्वारा हरियाणा में ई-अधिगम योजना के तहत 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ये टैब दिए गए हैं। अभी तक लगभग 9 लाख विद्यार्थी टैब से पढ़ चुके हैं। नियमों के मुताबिक स्कूल छोड़ने, फेल होने या फिर पात्रता खत्म होने पर टैब वापस करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था में सिर्फ पात्र विद्यार्थियों को सिम, डाटा और टैब के शैक्षणिक इस्तेमाल की सुविधा दी जाएगी। स्टूडेंट्स को हर टैब के साथ एक सिम कार्ड और हर महीने 1 GB डेटा मिलेगा। यह सब शिक्षा विभाग द्वारा मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही टैब में पूरा पाठ्यक्रम फिर से अपलोड किया जाएगा।
दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि दशकों के लंबे इंतजार और क्षेत्र के लोगों के निरंतर संघर्ष की बदौलत आखिरकार महेंद्रगढ़ जिला परिवहन व्यवस्था के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। राज्य परिवहन निदेशालय ने नारनौल डिपो के महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि वे अपने बेड़े से 50 बसें महेंद्रगढ़ सब डिपो को स्थानांतरित करें ताकि यहां से स्वतंत्र रूप से बसों का संचालन शुरू हो सके। अभी महेंद्रगढ़ के लोगों को दूसरे डिपो की बसों के सहारे रहना पड़ रहा है। लोगों ने इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी और स्थानीय बीजेपी विधायक कंवर सिंह यादव का आभार व्यक्त किया है। अब यात्रियों को घंटों बस स्टैंड पर दूसरे डिपो की बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही बीच रास्ते में बसें रद्द होने का डर भी सताएगा। अभी तक महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, कटरा और खाटू श्याम जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के लिए सीधे बस सेवाओं का भारी अभाव था। चंडीगढ़ के लिए गिनी चुनी बसें थी जिनमें महेंद्रगढ़ के यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। अब सब डिपो के पास अपनी 50 बसें होने से उन रूटों पर भी बसों का विस्तार होगा जो अब तक उपेक्षित थे। क्षेत्र के यात्रियों की मांग के अनुसार अब दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों जैसे बुहाना, चिड़ावा, झुंझुनू, बीकानेर, पिलानी और राजगढ़ तक इन बसों का विस्तार सुगम होगा। हरियाणा के खेल विभाग ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में हिसार जिले को बड़ी सौगात मिली है, जहां 18 नर्सरीज विभिन्न खेलों में मिली हैं। जिला खेल अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि खेल विभाग द्वारा जिला हिसार के लिए यह खेल नर्सरी 1 मई यानी आज से सुचारू रूप से संचालित कर दी जाएगी। जिला खेल अधिकारी ने कहा कि 1 मई से पोर्टल पर बच्चों की हाजिरियां लगाना भी सुनिश्चित कर दें। उन्होंने कहा कि खेल नर्सरी शुरू करके सरकार ने अच्छी पहल की है। जिला खेल अधिकारी नरेश कुमार के अनुसार खेल नर्सरी के बच्चों को खुराक भत्ता मिलता है। 8 से 14 साल के बच्चों को 1500 रुपए और 15 से 19 साल के बच्चों को 2000 रुपए प्रति महीने का खुराक भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में खिलाड़ियों के खेल का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है। हमारे खिलाड़ी स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यह लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे 5 गांव को अब जल्द ही स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है। गांव डालनवास में बिजली विभाग ने 33 केवी के नए बिजली सब स्टेशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना से क्षेत्र के बारडा, डिगरोता, डालनवास, गादड़वास और माधोगढ़ सहित करीब 5 गाँव के हजारों ग्रामवासियों को इसका सीधा लाभ होगा। वर्तमान में गाँव डालनवास में बिजली की सप्लाई बारडा स्थित पावर हाउस से आती है। इनमें से यदि किसी भी गाँव में फॉल्ट होता है तो 5 गांव की सप्लाई बाधित हो जाती है। इसी के साथ ओवरलोड के कारण घरों के उपकरण तक जल जाते हैं। इन 5 गांव में लंबे समय से लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती की समस्या भी बनी रही है। खासकर गर्मी और सिंचाई के मौसम में हालात तो और भी अधिक खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों की फसलें भी प्रभावित होती रही हैं। इस नए सब स्टेशन के निर्माण के बाद अब डालनवास और आसपास के गाँव को सतनाली के 132 केवी फीडर से अब सीधे बिजली आपूर्ति मिलेगी। हरियाणा से दिल्ली के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर पड़ने वाले किशनगंज स्टेशन पर यार्ड पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके चलते कुछ एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का संचालन कई दिनों तक प्रभावित रहेगा। वहीं कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते तक चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ेगी। रद्द ट्रेनों की सूची की बात करें तो नई दिल्ली रोहतक यानी बरेली इंटरसिटी 5 तारीख से लेकर 13 मई तक नई दिल्ली रोहतक के बीच रद्द रहेगी। वहीं दिल्ली जींद पैसेंजर ट्रेन 5 मई से 14 मई तक रद्द रहेगी। वहीं दिल्ली नरवाना पैसेंजर ट्रेन 10 मई से लेकर 13 मई तक रद्द रहेगी। दिल्ली जाखल पैसेंजर ट्रेन 5 मई से 13 मई तक रद्द रहेगी। तो वहीं दिल्ली श्रीगंगानगर इंटरसिटी 5 से 13 मई तक रद्द रहने वाली है। वहीं दिल्ली कुरुक्षेत्र फास्ट पैसेंजर ट्रेन 5 से 8 मई और 11 से 13 मई तक रद्द रहेगी। इसके अलावा दिल्ली बठिंडा यानी किसान एक्सप्रेस 5 से 13 मई तक सकूर बस्ती स्टेशन तक आवाजाही करेगी। सिरसा व हिसार सहित हांसी स्टेशन से दिल्ली के लिए सुबह जाने वाली यह महत्वपूर्ण ट्रेन है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी और नांदेड़ श्रीगंगानगर एक्सप्रेस को वाया सफदरजंग संचालित किया जाएगा। इन ट्रेनों के रद्द रहने से छात्रों और दैनिक रोजमर्रा के कार्यों के लिए आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। खंड विकास एवं पंचायत विभाग ब्लॉक साहा जिला अंबाला की ओर से हरियाणा ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार स्वयं जाकर भी अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें।
देश में पिछले 24 घंटे के अंदर अलग अलग मौसम देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कई जगह पारा 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हालांकि आंधी और हल्की बारिश से कई इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घट भी गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश से 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, तो उत्तराखंड के मसूरी में गुरुवार को ओले गिरे। दिल्ली में गुरुवार को दोपहर बाद ओले गिरे हैं। वहीं राजस्थान के कई जिलों में लगातार दूसरे दिन बारिश जारी है, तो कोटा में एक मकान पर बिजली गिरी। उधर उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। यूपी का बांदा लगातार तीसरे दिन 45.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। आज यानी 1 मई की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में लू चलेगी, तो वहीं उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, गंगा से सटे बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं केरलम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, यानी यहाँ पर भारी बारिश होगी। तो वहीं कल यानी 2 मई की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से पाकिस्तान से सटे राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की घोषणा की गई है। लू भी चलेगी, साथ ही आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्टार्टअप ओबेन इलेक्ट्रिक ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोर ईवो लॉन्च कर दी है। इसमें 180 किलोमीटर की रेंज के साथ एंटी थेफ्ट अलर्ट जैसे फीचर मिलेंगे। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 99,999 रुपए रखी है, जो कि एक्स शोरूम दिल्ली है। यह कीमत पहले 10,000 ग्राहकों के लिए ही मान्य होगी। इसके बाद बाइक की कीमत बढ़कर 1,24,999 रुपए हो जाएगी। स्पोर्टी इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग 777 रुपए देकर शुरू कर दी गई है। इसके फ्रंट में सिंगल प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ ऊपर की ओर एलईडी DRL स्ट्रिप दी गई है, जो इसे शार्प और स्पोर्टी लुक देती है। ये 4 कलर्स न्यूट्रॉन ब्लू, पल्स रेड, मैग्नेटिक ब्लैक और फोटॉन व्हाइट में अवेलेबल है। इसमें 3.4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन फास्फेट बैटरी दी गई है, जो एल्यूमिनियम हाउसिंग में सुरक्षित है। इसे IP67 रेटिंग मिली है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह बाइक 180 किलोमीटर तक चलेगी। वहीं फास्ट चार्जर की मदद से यह 0 से 80% तक केवल 90 मिनट में चार्ज हो जाएगी। यह बाइक महज 3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में 583 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 76,913 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 180 अंकों की गिरावट रही और ये 23,998 के स्तर पर पहुंच गया। आईटी में सबसे अधिक खरीदारी रही, जबकि मेटल और सरकारी बैंक के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली रही। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। 2022 के बाद पहली बार कच्चा तेल $120 प्रति बैरल के पार निकला है। बाजार में तेल की मजबूत डिमांड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बढ़ी है, जिस वजह से तेजी आई है। हॉर्मुज को तेल की सप्लाई के लिए सबसे अहम रास्ता माना जा रहा है। वहीं सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,290 रुपए बढ़कर 1,50,000 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलो चांदी 4,031 रुपए बढ़कर 2,40,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,37,641 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 20 पैसे के अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।